रूही आदि को देखते हुए अपने मन में बोली, हे राम, ये आदमी कितना बेशर्म है, इसे लड़की और लड़के में फर्क नहीं पता। इस डफर को जरा तो सोचना चाहिए, आखिर मैं कैसे इसे अपनी कमर दिखा सकती हूँ। कहीं इसके इंटेंशन गलत हुए तो। रूही अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी आदि उससे बोला, अपने कपड़े उतारो। आदि की बात सुनते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई। रूही गुस्से में बोला, व्हाट? जिस पर आदि बोला, अगर तुम नहीं उतारोगी तो मैं उतारूंगा। आदि की ऐसी बातें सुन रूही को गुस्सा आ रहा था। तभी रूही चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर आदि गहरी सांस लेकर बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना बोलकर आदि रूही को पकड़कर उसे पेट के बल बेड पर लिटा देता है और उसका टॉप ऊपर कर देता है। आदि ने सब कुछ इतनी जल्दी किया था कि रूही को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला था। इससे पहले रूही कुछ करती आदि उसके कान पास आकर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं इतना बोल आदि रूही के कान पर बाइट कर देता है। जिसके ऐसा करते ही रूही अंदर तक सिहर गई। उसके बाद आदि सीधा बैठा और रूही की कमर जहां पर दर्द था वहां वो मूव ऑन से स्प्रे करने लगा, जिसकी ठंडक से रूही के मुंह से आह निकल गई। उसके बाद आदि अपने धीमे हाथ रूही की कमर पर फिराने लगा। आदि की छुअन से रूही का रोम रोम सिहर उठा था। रूही की आंखें बंद हो चुकी थी। तभी आदि रूही की तरफ झुका और उसके कान में धीमे से बोला, यू आर सो ब्यूटिफुल। इतना बोलकर आदि रूही की गर्दन पर किस करने लगा। रूही भी पेट के बल थी, इसलिए वो खुद को आदि से नहीं छुड़ा पा रही थी। रूही गुस्से में बोली, तुम कमीने कहीं के, छोड़ो मुझे नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हार भरता बना दूंगी। लेकिन रूही की किसी बात का आदि पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका एक हाथ अभी भी रूही की कमर को सहला रहा था। तभी आदि रूही को पलटता है और खुद उसके ऊपर आकर अपनी कर्कश आवाज में कहता है, आज मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। इतना बोल आदि रूही के दोनों हाथों को ऊपर कर अपने एक हाथ से पकड़ उसके होठों की तरफ किस करने के लिए झुकने लगता है। आदि के ऐसा करने से रूही डर कर अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। रूही आदि को मन ही मन गालियां दे रही थी। रूही बोली, अगर तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगी, जहां तुम जिंदगी भर चक्की पीसोगे। रूही अपनी आंखें बंद करके ये सब बोल रही थी। वहीं आदि अजीब ढंग से उसके चेहरे को देख रहा था। वहीं जैसे ही आदि रूही के होठों को छूने वाला था तभी रूही की आंखें खुल गई। आंखें खोलते ही रूही अपने सामने खड़े आदि को देखती है। वो अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर रहा था, जिसे अपने सामने देख रूही हैरान थी। रूही अपने मन में बोली, ये तो। इससे आगे रूही कुछ बोलती आदि बोल पड़ा, क्या तुम पागल हो? आदि की बात सुनते ही रूही झल्लाकर बोली, क्या? आदि अपने दोनों हाथ को क्रॉस करके खड़ा हो गया और बोला, ये अभी तुम किस तरह की हरकतें कर रही थी? और ये फायदा जेल चक्की क्या बकवास कर रही थी? आदि की बात सुन रूही तपाक से बोली, इसका मतलब वो सब जो तुम मेरे साथ कर रहे थे वो सब मेरा सपना था। रूही की बात सुन आदि अपनी भौहें सिकोड़कर बोला, सपना? कैसा सपना? आदि की बात सुन रूही चुप हो गई। रूही आदि से नजरें चुराते हुए खुद से बोली, रूही, अगर एज हार्टलेस पर्सन को पता चल गया कि तू क्या सोच रही थी तो ये पक्का तुझे नहीं छोड़ने वाला। रूही को अब खुद की सोच पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर वो ये सब कैसे सोच सकती थी, वो भी इस भोंचू के साथ। वहीं रूही को खोया देख आदि थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जिस पर रूही भी ऊंची आवाज में बोली, लेकिन मेरा अभी बताने का मूड नहीं। इतना बोल रूही अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर बैठ गई।
जिसे देख आदि को अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रूही की हरकतों से वो इतना तो समझ ही गया था कि जरूर उसके दिमाग में कुछ उल्टा ही चल रहा था। तभी आदि रूही के ऊपर झुकने लगा, जिसे देख रूही डरते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर आदि रूही के नजदीक जाते हुए बोला, तो अब बताओगी मुझे या नहीं? आदि की इस हरकत से रूही का दिल जोर से धड़कने लगा था, जो बाहर निकलने के लिए तैयार था। रूही आदि को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया और रूही की आंखों में देखकर बोला, बताओ मुझे। जिसे देख रूही अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और बोलती है, वो तुम मेरे साथ जबरदस्ती। रूही इतना ही बोल पाई थी कि आदि फौरन उससे दूर हुआ और एकदम से चिल्लाकर बोला, व्हाट आर यू क्रेजी, मतलब कुछ भी सोचती रहती हो? आदि रूही से दूर हुआ, लेकिन रूही की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, जिससे आदि की हार्ट बीट होने लगी थी। तभी आदि की नज़र रूही के मासूम चेहरे पर गई, जिसे देख आदि के दिल में कुछ होने लगा, जिससे आदि भी हैरान था। वहीं रूही का मन चुल्लू भर पानी में डूब मरने का कर रहा था। आखिर वो इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती थी? रूही अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी आदि मूव ऑन स्प्रे बोतल रूही की तरफ फेंककर बोला, इसे खुद लगा लेना। इतना बोल वो कमरे से बाहर जाने लगा, जिसे जाते देख रूही पीछे से उसे आवाज देकर बोली, रुको। जिसे सुनते ही आदि के कदम ना चाहते हुए भी रुक गए। तभी रूही मासूम आवाज में बोली, आज यहाँ जो भी हुआ प्लीज बाहर किसी को मत बताना। जिसे सुन आदि अपने मन में बोला, क्या ये लड़की पागल है? अरे हमारे बीच तो अभी कुछ हुआ भी नहीं। आदि फिर अपने खलायों को झटककर बोला, हुमम। इतना बोल आदि कमरे से चला गया। आदि के जाते ही रूही ने अपना सर पकड़ लिया और खुद से बोली, रूही तू ना सच में डफर है, वो भी बड़ी वाली। अब वो तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? यही सब सोचकर रूही परेशान होने लगी। वहीं दूसरी तरफ आकाश के कमरे में आकाश और वानी दोनों बेड पर लेटे थे। वानी का सर आकाश के सीने पर था और आकाश का हाथ वानी की कमर पर, और दोनों बड़े आराम से रोमांटिक मूवी देख रहे थे। कमरे का माहौल भी अब रोमांटिक हो चुका था। तभी आकाश धीमे से वानी की तरफ झुका और जैसे ही वो वानी को किस करने वाला था, वैसे ही वानी ने आकाश के होठ पर अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया। वानी के ऐसे उसे रोकने से आकाश थोड़ा नाराज था, लेकिन वो वानी के सामने उसे जाहिर नहीं करता। तभी वानी अपना सर झुकाकर बोली, सॉरी। जिस पर आकाश प्यार से वानी की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और कहता है, इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो इट्स ऑक। इतना बोल आकाश वानी के फोरहेड पर किस करता है। आकाश फिर टीवी को बंद करके वानी से कहता है, जान अब तुम सो जाओ, ठीक है? जिस पर वानी छोटे बच्चों की तरह अपना सर हाँ में हिलाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं आकाश वानी का सर सहला रहा था। वानी का सर आज तक किसी ने भी इतने प्यार से नहीं सहलाया था। आकाश का प्यार देख वानी की आंखों में आंसू आ गए, जो आंखों के किनारे से होकर बहने लगे थे, जिन्हें देखकर आकाश परेशान होकर बोला, व्हाट हैपेंड जान? जिस पर वानी अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लाकर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ की याद आ गई थी। तुम्हें पता है वो भी ना इसी तरह प्यार से मेरा सर सहलाकर मुझे सुलाती थी, लेकिन उनके जाने के बाद सब बदल गया। उनके बाद कोई भी मुझे प्यार नहीं करता था, सबके लिए मैं बस एक कचरा थी। वानी की बातें सुन आकाश को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। तभी वानी आग बोली, पता है जब भी मेरी सौतेली माँ मुझे परेशान करती थी और मारती थी तो मैं अपनी माँ की फोटो के सामने बैठकर बहुत रोती थी, लेकिन कोई भी वहाँ मेरा दर्द सुनने के लिए नहीं था। वानी आगे बोली, उसके बाद साक्षी मुझे अपने साथ ले गई और वहाँ बड़ी माँ ने मुझे बहुत प्यार किया।
लेकिन आज भी मुझे भगवान जी से यही शिकायत है कि आखिर उन्होंने मुझे मेरी माँ को क्यों छीना। कहते हुए वानी की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देख आकाश उसे गले से लगा लेता है और शांत कराने की कोशिश करने लगता है। आकाश वानी के सर को सहलाकर बोला, वो सब पास्ट था, तुम उसे भूल जाओ। आकाश आगे अपने मन में बोला, सॉरी जान, बचपन में मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा और मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि कभी भी तुम्हें अपने बुरे दिन याद नहीं आएंगे। आकाश वानी का सर सहला रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि वानी सो चुकी थी। तभी आकाश को अपने ऊपर भारीपन का एहसास हुआ। तब आकाश ने देखा वानी सो चुकी थी। आकाश वानी को आराम से लेटाता है और वानी को देखते हुए खुद से कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ, लेकिन मैं हर उस इंसान से का बदला लूंगा जिसने तुम्हें हर्ट किया। इतना बोल आकाश वानी के माथे पर किसकर कमरे की लाइट ऑफ करता है और वानी को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी सीधा बेड पर सो रहे आकाश और वानी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे दोनों ही तारों की तरफ चमक रहे थे। आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या रूही को अपने प्यार का एहसास होगा और आकाश क्या वानी के पास्ट के बारे में जान पाएगा? आगे कौन से बड़े राज खुलने वाले हैं और हमारे चारों कपल की लव स्टोरी आगे कौन सा रंग लाएगी? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आकाश वानी को आराम से लेटाता है और वानी को देखते हुए खुद से कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ, लेकिन मैं हर उस इंसान से का बदला लूंगा जिसने तुम्हें हर्ट किया। इतना बोल आकाश वानी के माथे पर किसकर कमरे की लाइट ऑफ करता है और वानी को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी सीधा बेड पर सो रहे आकाश और वानी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे दोनों ही तारों की तरफ चमक रहे थे। अगली सुबह रूही अपने कमरे में थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। मीरा, तू नहीं जानती वो कितना बड़ा वाला अगडू है। एक तो कल खुद उसने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे साथ। इतना बोल रूही चुप हो गई। रुचि अपनी आंखें बंद करके अपने होठों को दबा लेती है। वहीं रूही की बात सुनते ही मीरा की आंखों में चमक आ गई। मीरा एक्साइटेड होकर बोली, तुम चुप क्यों हो गई? बताओ ना आगे क्या हुआ था। मीरा की एक्साइटमेंट समझ रूही को गुस्सा आ रहा था। रूही मीरा को डांटते हुए बोली, यार तू ना मेरा गुस्सा इरमत बढ़ा। और तुझे रघुवंशी कॉर्पोरेशन में जॉब मिल गई और तूने मुझे बताया तक नहीं। जिस पर मीरा बोली, सॉरी बेबी, वो एक्चुअली ना सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं तुम्हें बताने का। रूही बोली, मीरा की बच्ची, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, हमें पार्टी चाहिए, वो भी बड़ी वाली। जिस पर मीरा खुश होते हुए बोली, अच्छा बाबा ले लेना, अब खुश। मीरा टाइम देखते हुए आगे बोली, अच्छा हमें ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम ना तुम्हें बाद कॉल करते हैं, ओक बी। लव योर जान। रूही मुस्कुराते हुए बोली, लव योर टू मेरी जान, ओक बी। इतना कहकर रूही कॉल काट देती है और खुशी से गाना गुनगुनाते हुए नाचने लगती है। इस बात से अनजान रूही की दरवाजे पास खड़ा आदि उसे गुस्से से घूर रहा था। दरअसल आदि वहां से गुजर रहता था, लेकिन रूही की आवाज सुनकर वो दरवाजे के पास रुक गया और छुपकर रूही की बातें सुनने लगा। लेकिन आदि सिर्फ रूही को लव यू बोलते सुन पाया था। गुस्से में आदि की मुट्ठियां कस गई। आदि की आंखें लाल हो रही थी। आदि खुद से बोला, मैं तो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। आदि अपना सर झटक कर खुद से बोला, मुझे क्या, उसकी लाइफ उसे जो करना हो करे, और वैसे भी कौन सा तू उससे शादी करने वाला है। आदि खुद को दिलासा दे रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर चल रहे तूफान को समझ नहीं पा रहा था। उसे बुरा लग रहा था।
आदि एक नज़र रूही को देखता है, फिर गुस्से में वहां से सीधा नीचे हॉल की तरफ चला जाता है। नीचे हॉल में अमन उसका वेट कर रहा था। आदि को गुस्से में देख अमन उसके मजे लेते हुए बोला, क्या हुआ भाई? सुबह सुबह से आपका मूड खराब दिख रहा है, क्या किसी ने कुछ कह दिया या फिर? इतना बोल अमन आदि को आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसे देख आदि गुस्से में बोला, ओ शट अप अमन। तभी अमन धीमे से सोम के कान में बोला, पक्का इन्हें किसी से जलन हो रही है। जिसे सुन सोम कंफ्यूज नजरों से अमन को देखता है और कहता है, आपको कैसे पता? अमन सोम के कंधे और हाथ रखकर बोला, उसका चेहरा देख, अपने आप समझ जाएगा। अमन के कहने पर सोम आदि का चेहरा देखने लगा, जिसमें गुस्सा और जेलसी के मिले जुले भाव थे। आज से पहले आदि ने ऐसा कभी नहीं किया था। आदि को देख सोम की आंखें बड़ी हो गई। वो धीमी आवाज में अमन से बोला, आपको कैसे पता चला? जिस पर अमन मुस्कुराते हुए बोला, तेरा भाई ऐसे ही लव गुरु थोड़ी ना कहलाता है। अमन खुद की तारीफ कर रहा था। तभी अमन सोम से बोला, अगर तुझे मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो बेफिक्र होकर बताना। आखिर में अपने भाई की इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। सोम चुपचाप अमन की बातें सुन रहा था। वो अपने मन में बोला, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास पहले सिरे प्लान्स है। कहते हुए सोम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अभी सबकी बातें चल ही रही थी कि आकाश नीचे आ गया। उसके बाद सब ऑफिस के लिए निकल गए। अब तीनों लड़कियां हॉल में अकेली बैठी थी। तभी रूही उदासी भरा मुंह बनाकर बोली, यार कुछ करो ना, मैं बोर हो रही हूँ। जिस पर साक्षी, जो अपने हाथ पर अपना सर टिकाकर बैठी थी, वो रूही की तरफ देखकर बोली, हूँ तो हमें देखकर तुम्हें क्या लग रहा है कि हम बड़ी मस्ती कर रहे हैं? जिससे चिढ़कर वानी बोली, तुम दोनों चुप करो, बस बक बक करा लो तुमसे, ये नहीं कि कुछ ढंग का सोचे। वानी की डांट सुनकर दोनों का मुंह बन गया और दोनों फिर से गहरी सोच में डूब गई। वहीं वानी अपने मन में, यार जब मैं जैसलमेर में थी तब कितना अच्छा था। वहाँ सबसे छिपकर कम से कम हम बाहर घूमने तो चले जाते थे। और यहाँ ये अगर घर से बाहर कदम भी रखो तो उस डेविल को पता चल जाता है। वानी थोड़े गुस्से में बोली, पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम है। वानी को पता नहीं था कि आकाश ये सब उसके लिए ही कर रहा था। तीनों अपने अपने ख्यालों में खोई थी। तभी रूही को एक आइडिया आया। रूही खुशी से उछलकर खड़ी हो गई और बोली, मेरे पास एक आइडिया है। जिसे सुनते ही वानी और साक्षी के अंदर खुशी की उमंग सी दौड़ गई। दोनों एक्साइटेड होकर एक साथ रूही से बोली, कैसा आइडिया? वानी और साक्षी को एक्साइटेड देख रूही मुस्कुराई और बोली, क्यों ना हम तीनों भी ऑफिस ज्वाइन कर ले। जिसे सुनते ही वानी और साक्षी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अब उनके चेहरे पर उदासी थी। जिसे देख रूही फुल जोश के साथ बोली, देखो वैसे भी हम घर में रहकर बोर हो जाते हैं, और ऑफिस जाने लगेंगे तो कम से कम वहाँ काम में हमारा मन भी लगा रहेगा। लेकिन अभी भी दोनों शांत थी। रूही एक नज़र दोनों को देखती है और फिर कुछ सोचकर कहती है, देखो, और इसी बहाने से तुम दोनों अपने पतियों पर नज़र भी रख सकोगी। जिसे सुन वानी बोली, व्हाट रबिश, मुझे आकाश जी पर पूरा भरोसा है। तभी उसके आगे साक्षी बोली, हाँ, और मुझे अमन जी पर। रूही अपना सर पकड़ते हुए अपने मन में बोली, अरे यार ये दोनों भी ना कुछ भी सोचती है। मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि अपने पतियों के ऊपर शक करो। तभी रूही उन्हें समझाते हुए बोली, अरे मेरी भोली भाली बहनों, माना कि तुम्हारे पति तुम्हें चीट नहीं करेंगे, लेकिन आखिर है तो वो भी मर्द ही ना, और ऊपर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडसम और रिच, तो उनके पीछे लड़कियों का पड़ना तो जायज है। और अब इतना तो तुम भी जानती हो लड़कियां क्या क्या हथकंडे अपनाती है। अब उन चुड़ैलों से उनकी रक्षा करना तो तुम्हारा ही फर्ज है ना। रूही की बात सुनकर दोनों सोच में पड़ गई।
वानी अपने मन में बोली, ये बात तो ये सही कह रही है। वैसे भी एक चुड़ैल को मैंने पहले ही देख लिया है। वानी रूपाली के बारे में सोच रही थी जब उसने आकाश को सिड्यूस करने के लिए उसे ड्रग्स दिया था। वहीं रूही मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो अपने मन में बोली, और इसी बहाने में उस अकदू से अपना पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। यही सब सोचते हुए वो खुश हो रही थी। वानी और साक्षी अभी भी सोच में डूबी थी, जिन्हें ऐसे देख रूही जल्दी से बोली, अरे यार, अब इसमें इतना भी क्या सोचना। और वैसे भी अगर तुम भी ऑफिस जाने लगी तो इसी बहाने कम से कम तुम अपने अपने पतियों के साथ और ज़्यादा टाइम बिता पाओगी। रूही को सोचते छोड़ हॉल से अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी कॉर्पोरेशन में मीरा आज ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी, इसलिए वो अपने हाथ में अपना बैग पकड़े भागते हुए ऑफिस के अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की हल्की बूंदें दिख रही थी। मीरा अपने हाथ में पहने घड़ी में टाइम देखते हुए भागती जा रही थी कि तभी वो अपने सामने खड़े शख्स से जाकर टकरा गई, जिससे टक्कर खाते ही मीरा नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या आदि की गलतफहमी दूर होगी? और क्या तीनों लड़कियां ऑफिस ज्वाइन करेंगी? और जब इस बारे में हमारे लड़कों को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? आखिर मीरा किससे टकराए? मीरा अपने हाथ में पहने घड़ी में टाइम देखते हुए भागती जा रही थी कि तभी वो अपने सामने खड़े शख्स से जाकर टकरा गई, जिससे टक्कर खाते ही मीरा नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। डर के मारे मीरा की आंखें बंद थी। वहीं मीरा के सामने खड़ा शख्स जिसने मीरा को थाम रखा था, मीरा को खूबसूरती में खो गया। वो मीरा को बड़े प्यार से देख रहा था। मीरा धीमे धीमे से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने खड़े शख्स को देखती है, जो मीर को देख रहा था, जिसे देख मीरा अपने मन में बोली, मीरा तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना बोल मीरा उस आदमी को इशारा करके खुद को खड़े करने को कहती है। मीरा का इशारा समझकर वो मीरा को खड़ा करता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, वो मेरी। अरे नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हम ही बिना देखे चल रहे थे। उस आदमी की बात को बीच में काटते हुए मीरा कहती है। इतना बोल मीरा फिर से घड़ी में टाइम देखती है और लिफ्ट के अंदर जाने वाली होती है कि उसके पास खड़ा आदमी उसे रोक लेता है और कहता है, वैसे मैंने आपको पहले यहाँ देखा नहीं। जिस पर मीरा मुस्कुराते हुए बोली, वो हमने कल से ही ऑफिस ज्वाइन किया है। उस आदमी ने कहा, मिस, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देख मीरा को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मीरा जल्दी से वहां से जाना चाहती थी, इसलिए वो बोली, हमारा नाम है। इतना बोलकर मीरा बिना उससे बात किए लिफ्ट में भाग गई। वहीं पीछे खड़ा आदमी जाती हुई मीरा को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अभी मीरा को देख हो रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी उसे आवाज लगाकर बुलाते हैं, और प्ले बॉय करण आज फिर नई तितली फंसाने की फिराक में है। ये करण है, रघुवंशी कॉर्पोरेशन में एक एम्प्लॉई। ये लड़कियों वो बीच अपने प्ले बॉय नेचर के कारण काफ़ी पॉपुलर है, जो हर लड़की से फ्लर्ट करता रहता है। करण लिफ्ट की तरफ देखकर बोला कि यार कुछ भी, वो अभी नहीं आई है। जिसे सुन उसका साथी मुस्कुराकर बोला, हाँ तो आज तक तूने किसे छोड़ा है, हाउस छोड़ेगा? करण बोला, नहीं यार, उसे देखकर ना मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा है। करण का दोस्त बोला, देख अब तू ये मत कहना कि तुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। जिस पर करण सिर्फ मुस्कुरा देता है। इसके बाद दोनों भी ऑफिस के अंदर चले गए। इस बात से अनजान की दो जोड़ी आंखें ना जाने कब से उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। सोम थोड़ी देर पहले ही ऑफिस आया था।
जब वो मीरा को देखता है तो बहाना बनाकर पीछे रह जाता है। सोम मीरा के पास जाने वाला था कि तभी मीरा करण से टकरा गई, जिसे देख सोम के कदम एक जगह रुक गए। सोम का गुस्से से खून खौल रहा था। सोम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सोम खुद से बोला, ये लड़की भी ना ठीक से देखकर नहीं चल सकती क्या थी, जब देखो गिरती पड़ती रहती है। सोम अपनी आंखें बंद करता है और मीरा का मुस्कुराता चेहरा याद कर गहरी सांस लेता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। आकाश के केबिन में आकाश अपनी चेयर पर बैठा सोम के आने का वेट कर रहा था। उसके सामने अमन और आदि भी बैठे थे। अमन मौका देखकर बोला, भाई मुझे ना लगता है सोम अपनी सेक्रेटरी के साथ बिजी होगा, तो क्यों ना हम। अमन इतना ही बोल पाया था कि तभी उसे अपनी रीढ़ एक हड्डी में ठंडक का एहसास हुआ। अमन देखता है आकाश और आदि इसे घूर रहे थे, जिसे देख अमन जल्दी से अपनी बात बदलते हुए बोला, अरे मैं तो बस इमेजिन कर रहा था, आप लोग तो सीरियस हो गए। तभी आकाश के केबिन का दरवाजा खुलता है और सोम कमरे में आता है। सोम गुस्से में दिख रहा था। सोम का खराब मूड देख आदि बोला, तुम्हें क्या हुआ, जिस पर सोम कोई जवाब नहीं देता। जिसे ना बोलते देख अमन मजाक करते हुए बोला, क्या भाई किसी ने तुम्हारी बंदी उड़ा लो क्या। अमन की बात पर सोम को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोला। तभी सोम आकाश को आज का शेड्यूल बताता है। उसके बाद सोम बिना कुछ बोले अपने केबिन की तरफ चला जाता है। सोम के बदले बिहेवियर को देखकर तीनों हैरान थे। आदि परेशान होकर बोला, इसे क्या हुआ, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। अमन बोला, मुझे सपने थोड़ी ना आते हैं। आदि अमन पर गुस्सा करके बोली, तू ना अपनी बकवास बंद कर ठीक है, और हमें सोचने दे। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां एक साथ रूही के कमरे में बैठी थी। रूही अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उन्हें देख रही थी। कुछ देख ऐसे ही देखने के बाद रूही झुंझलाकर बोली, अरे यार इतना भी क्या सोचना, तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे वो ऑफिस ना होकर कोई जंग का मैदान हो। जिसे सुन वानी बोली, ठीक है अब मैं भी ऑफिस ज्वाइन करूंगी। साक्षी भी पूरे जोश से बोली, और मैं भी। जिसे सुन रूही की आंखों में चमक आ गई। उसके बाद तीनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगाती है। तभी साक्षी सोचते हुए बोली, लेकिन उनसे इस बारे में बात कौन करेगा, उन्हें हम कैसे मनाएंगे। जिस पर रूही अपना हाथ ऊपर उठाकर बोली, मेरे पास एक आइडिया है। जिसे सुन वानी और साक्षी उसे देखने लगी। तभी रूही दोनों को अपने पास बुलाती है और उनके कान में कुछ कहती है। जिसे सुनते ही वानी और साक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी एक्साइटमेंट देखी जा सकती थी। उसके बाद तीनों खुश होकर डांस करने लगी। आगे की कहानी में क्या होने वाला है, अब सोम क्या करेगा और करण के साथ क्या होने वाला है, रूही ने वानी और साक्षी के कान में क्या कहा, क्या तीनों लड़कियां ऑफिस ज्वाइन कर पाएंगी। रूही दोनों को अपने पास बुलाती है और उनके कान में कुछ कहती है। जिसे सुनते ही वानी और साक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी एक्साइटमेंट देखी जा सकती थी। उसके बाद तीनों खुश होकर डांस करने लगी। तीनों इतनी खुश थी जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में सोम अपने केबिन में बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी सोम के सेबिन का दरवाजा खुला। मीरा सेबिन में आती है तभी उसकी नज़र सोम पर गई। सोम को देख मीरा अपने मन बोली, ये आज छोटे डेविल को क्या हुआ, ऐसे मुंह फुलाकर बैठा है। मीरा जाकर सोम के सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। मीरा सोम को आवाज देकर बोली, स आपने हमें बुलाया था। मीरा की आवाज से सोम अपने ख्यालों से बाहर आया। उसकी नज़र जैसे ही मीरा पर गई, उसे सुबह करण का उसे छूना याद आ गया।
जिसके याद आते ही सोम की आंखों में मानो खून उतर आया हो। मीरा सोम के अचानक से बदले नेह बर्ताव को देखकर थोड़ी सहम गई थी। मीरा डरी आवाज में सोम से पूछती है, सर क्या आप ठीक है? मीरा की बात सुन सोम खड़ा हो गया और मीरा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? मीरा सोम को अपने नजदीक आते देख घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगी। जिसे ऐसा करते देख सोम फौरन से मीरा को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचता है। जिसके ऐसा करते ही मीरा सीधे सोम के सीने से जाकर टकरा गई। सोम के मजबूत सीने से टकराते ही मीरा के मुंह से चीख निकल गई। मीरा खुद को सोम से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सोम उसे छोड़ने के बजाय और कसके उसकी कमर को पकड़ लेता है। मीरा सोम को देखते हुए गुस्से में बोली, व्हाट इज दिस सर, प्लीज लीव मी। मीरा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो थककर चुपचाप खड़ी हो गई। मीरा को शांत होते देख सोम मीरा के कान पास जाकर धीमी आवाज में बोला, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मुझे बिलोंग करती हो। सोम की बातें सुनकर मीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। मीरा का मन वहां से भाग जाने का हो रहा था, लेकिन मीरा चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। मीरा सोम की आंखों में देख रही थी, जिसमें उसे खुद के लिए प्यार और जुनून दिख रहा था। लेकिन मीरा फिर भी सोम को समझाते हुए बोली, आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम और आप एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तभी सोम बोला, शिशज मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, तुम मेरी हो और इसे खुद भगवान भी नहीं बदल सकते। सोम की बातों से अब मीरा की डर लगने लगा था। मीरा बोली, सर छोड़िए हमें, कोई आ जाएगा। मीरा को देख सोम शरारत सूझी। सोम कुछ सोचकर बोला, ठीक है मैं जाने दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरी एक शर्त है। सोम की बात सुन मीरा की आंखों में चमक आ गई। मीरा जल्दी से बोली, कौन सी शर्त? मीरा को इतना एग्जाइटेड देखकर सोम मीरा के चेहरे पर आ रहे बालों को मीरा के कान के पीछे करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे दूर जाने की? पहले पूरी बात तो सुन लो बेबी। सोम की ऐसी बात सुनकर मीरा का दिल बाहर आने को तैयार था। मीरा अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए कहती है, आप शर्त बताइए, मैं उसे पूरा करूंगी। जिसे सुन सोम के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। सोम मीरा के कान की तरफ झुककर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनते ही मीरा की आंखें बड़ी हो गई। मीरा सोम को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, कितने बेशर्म है आप। आपको जरा भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मीरा को गुस्से में देख सोम मुस्कुराया। वो फिर से मीरा को अपने करीब खींचते हुए कहता है, अब इसमें बेशर्मों वाली कौन सी बात, मैं तो बस अपनी होने वाली बीवी से एक किस मांग रहा हूँ। कहते हुए सोम के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान थी। सोम का मुस्कुराता चेहरा देख मीरा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसे सोम का उसे अपनी बीवी कहना याद आ रहा था, जो कहीं ना कहीं मीरा के दिल में खुशी का एहसास दिला रही थी। मीरा को कुछ न बोलते देख सोम बोला, क्या हुआ वाइफी, कहाँ खो गई तुम? सोम की बातों से चिढ़कर मीरा बोली, ये क्या वाइफी वाइफी लगा रखा है, मैं आपकी कोई वाइफ नहीं। सोम बोला, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर नहीं हो तो बन जाओगी। मीरा को अब रोना आ रहा था। मीरा खुद से बड़बड़ाकर बोली, अरे यार मीरा, ये कहाँ फंस गई तू? कुछ सोच यहाँ से निकलने के लिए, वरना आज तुझे हार्ट अटैक आना तो पक्का है। मीरा को खुद से बड़बड़ाते देख सोम बोला, क्या हुआ वाइफी? मीरा गुस्से में झुंझलाकर बोली, तुम्हें पता है तुम ना एक नंबर का ठरकी हो। इतना बोलकर मीरा जल्दी से अपनी पंजों के बल खड़े होकर सोम के गाल पर किस कर देती है। मीरा के उसे किस करने से सोम बर्फ सा जम गया था। उसका दिल मानो धड़कना भूल गया हो।
वहीं मीरा को जैसे ही एहसास हुआ कि सोम की पकड़ उस पर ढीली हो चुकी है, इसी का फायदा उठाकर मीरा खुद को सोम की बाहों से छुड़ाती है और सोम को एक बार फिर से ठरकी छोटा डेविल कहकर सोम के सेबन से बाहर भाग जाती है। सोम खड़ा मीरा की जाते हुए देख रहा था। उसका हाथ अपने आप उसके गाल पर चला गया, जहां अभी मीरा ने किस किया था। सोम के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई, जिसे कोई देख ले तो देखता रह जाए। वहीं सोम के सेबन से बाहर निकलकर मीरा सीधा वॉशरूम की तरफ भागी। मीरा को ऐसे भागकर जाते हुए करण देख रहा था, लेकिन इससे पहले वो मीरा को रोक पाता, मीरा वहां से जा चुकी थी। करण फिर सोम के केबिन की तरफ एक नज़र देखता है। तभी करण का दोस्त उसके पास आता है और करण के कंधे पर हाथ रहा उससे कहता है, ओए तुझे क्या हुआ, वहाँ क्या देख रहा है? करण सोम की सेबन का दरवाजा देखते हुए बोला, मीरा अभी अभी सोमसा के सेबन से निकली। जिस पर करण का दोस्त कहता है, अबे अब वो उनकी सेक्रेटरी है तो वहाँ तो जाएगी ही ना। जिस पर करण परेशान होकर बोला, नहीं वो वहाँ से भागकर निकली है, कहीं सर ने उसके साथ। इतना बोलकर करण शांत हो गया। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। तभी करण का दोस्त बोला, अबे यार तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। तू तो अच्छे से सर के बिहेवियर को जानता है। उन्हें लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और हो गई होगी उससे कोई गलती और उस अकड़ू ने उसे डांट दिया होगा। अब तू अपना दिमाग लगाना बंद कर और चल, वरना कहीं उस आदमी लड़की के चक्कर में तुझे अपनी नौकरी से ना हाथ धोना पड़ जाए। कहते हुए वो करण को अपने साथ खींच कर ले जाता है, लेकिन करण की नज़र उसी तरफ थी जहां अभी मीरा गई थी। वहीं मीरा सीधा गर्ल्स वॉशरूम में जाकर रुकती है। मीरा बेसिन के सामने खड़ी होकर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। नॉर्मल होने के बाद मीरा खुद को शीशे में देखती है, जहां उसके गाल अब सुर्ख गुलाबी हो चुके थे। तभी मीरा की नज़र अपने होठों पर चली गई। मीरा अपने होठ को छूती है, जिसे छूते ही उसे सोम को किस करना याद आ गया। मीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी मीरा खुद को समझाते हुए बोली, मीरा तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना होगा। तुम उस छोटा डेविल के सामने ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। कहते हुए मीरा खुद को इनकरेज करती है। मीरा फिर खुद से बोली, लेकिन अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी? अगर उसके लिए उन्होंने मुझे दोबारा परेशान किया तो? कहते हुए मीरा सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर मीरा खुद से कहती है, हाँ अब हम उनके सामने ही नहीं जाएंगे। इतना सोचकर मीरा मन ही मन खुश होती है और वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। वहीं जब कुछ देर तक मीरा सोम के केबिन में नहीं आती तो उसे मीरा के लिए फिक्र होने लगती है। सोम मीरा को कॉल लगाता है, लेकिन मीरा उसका कॉल नहीं उठाती। सोम खुद से बदबाकर बोला, कहीं वो मुझसे गुस्सा होकर जॉब छोड़कर तो नहीं चली गई। सोम परेशान हो रहा था कि तभी अमन का उसके पास कॉल आया। सोम कॉल उठाता है और अपनी बुझी आवाज में कुछ कहने को होता है कि तभी उससे पहले अमन की आवाज आई, मीरा हमारे साथ है इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करना। जिसे सुन सोम अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, वो मेरी सेक्रेटरी है तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? जिस पर अमन मुस्कुराकर बोला, ये सब तुम अपने बॉस से पूछना, फिलहाल अभी हम बिजी है। ओक बी। कॉल के कटते ही सोम गुस्से में अपने फोन को घूरने लगा। सोम खुद से बड़बड़ाकर बोला, यार ये अमन सब क्यों हमारे प्यार के बीच कबाब में हड्डी बने घूम रहे हैं? इतना बोल सोम अपना सर पकड़ लेता है। तभी उसके सेबन में रखी बेल बजती है, जिसे सुनते ही सोम फौरन खड़ा हुआ और आकाश के केबिन की तरफ चला गया, जहां शाम तक सोम आकाश के साथ काम में बिजी था और मीरा पूरे टाइम अमन और आदि के साथ थी। मीरा से ना मिल पाने के गम में सोम उदास था।
क्योंकि आकाश ने उसे अपने केबिन से बाहर जाने के लिए मना किया था। यहाँ सोम मीरा से ना मिलने के गम में देवदास बना बैठा था। वहीं दूसरी तरफ मीरा, आदि और अमन की कंपनी को फुल एंजॉय कर रही थी। अब तीनों के बीच दोस्ती भी हो चुकी थी और ऐसे ही उनका पूरा दिन निकल गया। शाम को रघुवंशी पैलेस में सभी एक साथ हॉल में बैठे थे। सोफे में एक तरफ आकाश, अमन और आदि साथ में बैठे थे। वहीं उनके सामने वानी, रूही और साक्षी बैठी थी। तीनों शांत थी, जिन्हें देख अमन बोला, भाभी आप तीनों को हमसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जो आपने हमें कपड़े भी नहीं बदलने दिया। दरअसल आकाश, अमन और आदि जैसे ही घर वापस आते हैं वैसे ही वानी, साक्षी और रूही उन्हें पकड़कर अपने साथ बैठा लेती है। सोम जो उनके पीछे था, जैसे ही वो ये सब देखता है तो वो पतली गली से सबसे छुपकर अपने कमरे की तरफ निकल लेता है। वानी, साक्षी और रूही तीनों एक दूसरे को देखती है और इशारों ही इशारों में तीनों कुछ बातें करती है, जिसे ऐसे देख अमन धीमे से बोला, भाई लोगों ये लड़कियां कहीं हमें मारने का प्लान तो नहीं बना रही ना। अमन की बात पर आकाश और आदि एक साथ उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। तभी आदि बोला, शट अप, जिसे सुन अमन का मुंह बन गया। कुछ देर की खामोशी के बाद वानी बोली, वो हमें आप लोगों से कुछ बताना था। जिस पर आकाश अपना सर हाँ में हिलाकर वानी को आगे बोलने का इशारा करता है। जिस पर वानी बोली, हम तीनों जॉब करना चाहती हैं। वानी की बात सुनते ही अमन और आदि के एक्सप्रेशन बदल गए। वहीं आकाश बिना किसी एक्सप्रेशन के तीनों लड़कियों को देख रहा था, जो बड़ी आस लगाए उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या सोम मीरा को अपने प्यार का एहसास दिला पाएगा? क्या करण पता लगा पाएगा मीरा और सोम के बारे में? आकाश, अमन और आदि का क्या जवाब होगा? क्या वो जॉब कर पाएंगी या नहीं? क्या आकाशवाणी के आईएफई ज्वाइन करने का कारण जान पाएगा? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। जिस पर आकाश अपना सर हाँ में हिलाकर वानी को आगे बोलने का इशारा करता है। जिस पर वानी बोली, हम तीनों जॉब करना चाहती हैं। वानी की बात सुनते ही अमन और आदि के एक्सप्रेशन बदल गए। वहीं आकाश बिना किसी एक्सप्रेशन के तीनों लड़कियों को देख रहा था, जो बड़ी आस लगाए उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। अमन कुछ सोचकर बोला, लेकिन ऐसे अचानक से आप तीनों ने जॉब? अमन की बात को बीच में काटते हुए वानी बोली, क्यों, क्या हम जॉब नहीं कर सकते? जिस पर अमन जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, वो तो मैं तो बस पूछ रहा था। तभी आदि बोला, ठीक है, लेकिन आप तीनों जॉब कहाँ करेंगी? जिस पर तीनों खामोश रही। तभी आकाश खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। जिसे ऐसे जाते देख तीनों लड़कियों का मुंह बन गया। साक्षी वानी से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, वानू यार अब तू ही मना ना भैया को। वानी अपना सर हाँ में हिलाती है और आकाश के पीछे चली जाती है। आकाश और वानी के जाने के बाद रूही खड़ी होकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हाँ तो डिसाइड हो गया, कल से हम ऑफिस जाएंगी। जिसे सुन आदि बोला, ओ हेलो, अभी आकाश अप्रूवल नहीं दिया है, और अगर उसने हाँ बोल भी दिया तो मैं तुम्हें तो कभी भी वहाँ जॉब नहीं करने दूंगा। जिस पर रूही आदि के पास जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, अब तो मैं रघुवंशी कॉर्पोरेशन में ही जॉब करूंगी और भी देखती हूँ किसके बाप में इतनी हिम्मत है जो मुझे रोककर बताए। रूही की धमकी सुनकर अमन का मुंह खुला रह गया। अमन अपना मुंह फाड़े रूही को देख रहा था। रूही को देखते हुए अमन को एक आइडिया आया। वो अपने मन में बोला, वैसे इन दोनों दुश्मनों को एक दूसरे के पास लाने का ये अच्छा रास्ता है। इतना सोचकर अमन मुस्कुराने लगा। तभी साक्षी की आवाज से अमन अपने होश में आया।
साक्षी अमन को मनाते हुए बोली, बेबी क्या आप मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर चलेंगे? साक्षी की ऐसी बातें सुन अमन के होश उड़ गए। अमन खुद से बड़बड़ाकर बोला, क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? अमन की बात सुन साक्षी कॉन्फी होकर बोली, क्या? साक्षी के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर अमन बोला, अरे नहीं, वो आज तुम इतने प्यार से मुझसे बात कर रही थी ना, तो बस इसीलिए कंफर्म कर रहा था। अमन की बात सुन साक्षी चिढ़ गई। साक्षी गुस्से करते हुए बोली, तुम्हारा मतलब मैं तुम पर हमेशा गुस्सा करती हूँ? साक्षी को गुस्से में देख अमन बोला, अरे नहीं बेबी वो तो। साक्षी उसे बीच में रोककर बोली, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, जाओ अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। इतना बोलकर साक्षी अमन की पीठ पर एक घूंसा मारकर अपने कमरे में चली गई। अमन अपनी पीठ पकड़कर दर्द से कराहते हुए बोला, अब मुझे मारा क्यों? अमन का मुंह रोने जैसे हो गया था। वहीं आदि और रूही की अलग ही कुत्ते और बिल्ली वाली लड़ाई चल रही थी। आदि अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर रूही से बोला, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी चुड़ैल हो? जिस पर रूही भी अपनी कमर पर हाथ रख आदि की आंखों में देखते हुए बोली, तुमने फिर से मुझे चुड़ैल कहा? जिस पर आदि बोला, हाँ। अब रूही गुस्से में आदि को घूरते हुए बोली, तो तुम भी कोई स्वर्ग से उतरे भगवान नहीं हो। शक्ल तो बिल्कुल चमगादड़ जैसी है और हरकतें उल्लू जैसी। दोनों की तू मैं सुनकर अमन का सर दर्द देने लगा था। अमन दोनों को देखते हुए बोला, यार ये दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ये एक दूसरे से प्यार कब करेंगे? कुछ सोचकर अमन जोर से चिल्लाया, चुप। अमन की बात सुनकर दोनों एकदम से शांत हो गए और अमन की तरफ देखने लगे। तभी अमन बोला, आप दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो ऐसे लड़ रहे हैं। अमन की बात सुन दोनों अमन को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगे, जिसे देख अमन खुद से बुदबुदाया, बेटा अमन लगता है यहाँ से पतली गली से निकलने में ही भलाई है। इतना बोल अमन धीमे धीमे पीछे की तरफ जाने लगा। कुछ कदम दूर पहुंचने के बाद अमन अपने कमरे की तरफ भाग गया। वहीं दूसरी तरफ आकाश कमरे में आकर क्लोजेट में चला गया। वानी भी इसके पीछे पीछे आई और क्लोजेट के अंदर आकाश के पीछे पीछे चली गई। जहां पहुंचकर वानी देखती है आकाश अपने लिए कपड़े निकाल रहा था। वानी आकाश से कुछ दूर खड़े होकर धीमी आवाज में बोली, आप नीचे से बिना कुछ बोले ही आ गए, क्या आप मुझसे गुस्सा है? वानी अपना सर नीचे करके खड़ी थी। तभी आकाश वानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। आकाश के ऐसा करने से वानी संभल नहीं पाए और सीधे आकाश की बाहों में जा गिरी। वानी अपनी टिमटिमाती आंखों से आकाश के एक्सप्रेशन लेस चेहरा देख उसके मन की बात समझने की कोशिश कर रही थी। वानी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वानी आकाश की आंखों में देख रही थी। तभी आकाश वानी की जुल्फों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? जिस पर वानी कुछ नहीं कहती। आकाश वानी को प्यार से देख रहा था। वानी अभी भी आकाश से अपने सवाल का जवाब चाहती थी, इसलिए वानी आकाश से पूछती है, आकाश हमें भी जॉब करना है? जिस पर आकाश प्यार से बोला, क्या मैं उसका कारण जान सकता हूँ? वानी आकाश को देखते हुए बोली, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। जिस पर आकाश मुस्कुराने लगा। आकाश को मुस्कुराते देख वानी चिढ़ गई। वानी बोली, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? आकाश अपना सर ना में हिलाता है। तभी वानी खुद को आकाश से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं आपसे गुस्सा हूँ। आकाश वानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, जान क्या हुआ? वानी उदासी भरा चेहरा बनाकर बोली, कुछ नहीं, जाने दीजिए मुझे। जिस पर आकाश बोला, हूं तो जनाब हमसे गुस्सा है। वानी कुछ नहीं बोलती, वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। वैसे तो वानी आकाश से नाराज नहीं थी, वो उससे नाराज होने का नाटक कर रही थी।
तभी आकाश बोला ठीक है, मैं तुम्हारी जॉब के बारे में सोचूंगा, लेकिन इंटरव्यू खुद ही क्लियर करना होगा। उसके लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तुम्हें अपनी एबिलिटी से जॉब मिलेगी। आकाश की बात सुनकर वानी खुश हो गई। वानी कसकर आकाश को अपने गले से लगा लेती है और कहती है थैंक यू। तभी आकाश बोला ऑफिस में हमारा रिश्ता सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का होगा, जिस पर वानी अपना सर हाँ में हिलाती है। वैसे भी वानी भी यही चाहती थी। कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहने के बाद वानी आकाश से अलग हुई और मुस्कुराते हुए आकाश से बोली आप जल्दी से कपड़े चेंज करके नीचे आ जाइए, तब तक मैं डिनर रेडी करवाती हूँ। जिस पर आकाश अपना सर हाँ में हिलाता है और वानी के माथे पर किस करके बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। वानी खुश थी, वो गाना गुनगुनाते हुए नीचे हॉल में आई, लेकिन उसे हॉल में कोई नहीं मिलता, जिसे देख वानी खुद से बोली ये सब कहाँ चले गए। वानी पास में खड़े एक नौकर को अपने पास बुलाकर कहती है जाकर साक्षी और रूही से कहिए हमने उन्हें किचन में बुलाया है। वानी की बात पर नौकर अपना सर झुकाकर कहता है यस मैम, इतना कहकर वो वहां से चला गया। वानी भी किचन में चली गई और नौकरों को उनका काम समझाने लगी। दूसरी तरफ मीरा अपने किचन में थी और खुद के लिए खाना बना रही थी। मीरा खुद से बड़बड़ाते हुए वाह मीरा, तुम कितना टेस्टी खाना बनाती हो, जी करता है अपनी उंगली ही खा जाऊं। मीरा खुद के बनाए खाने की तारीफ कर ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। मीरा अपने हाथ पोंछकर अपना फ़ोन चेक करती है। मीरा अपने फ़ोन को देखते हुए बोली अननोन नंबर, इतना कहकर मीरा सोच में पड़ गई। आखिर रात को 9 बजे कौन उसे कॉल कर रहा था। मीरा डरते हुए कॉल उठाती है। मीरा अपने डर को छुपाते हुए बोली हेलो कौन। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से किसी आदमी की जानी पहचानी आवाज़ आई हेलो मिस मीरा। आवाज़ को सुनते ही मीरा के होश उड़ गए। मीरा खुद से बड़बड़ाकर बोली इनके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। मीरा अभी ये सोच ही रही थी तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से फिर से आवाज़ आई क्या हुआ मिस मीरा। जिसे इग्नोर करते हुए मीरा बोली वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताएं आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मीरा की बात पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा क्या मिस मीरा, आप भी ना छोटे बच्चों जैसे सवाल करती है। आपको क्या लगता है मेरे लिए आपका नंबर निकालना कोई बड़ी बात है। खैर आप ये छोड़िए और बताइए मेरे प्रपोजल का आपने क्या सोचा। उस आदमी की बात सुनते ही मीरा गुस्से में चिल्लाकर बोली देखिए हमने आपको पहले ही कहा है और अब भी कह रहे हैं कि हमें आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए भगवान के लिए हमारा पीछा करना बंद करें। मीरा की बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है कब तक मुझसे बच पाएगी। आखिर एक ना एक दिन तुम्हें मेरी ही होना है। अब मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। मीरा बोली आखिर क्यों आप हम परेशान कर रहे हैं। 1 साल हो चुके हैं, प्लीज़ अब तो हमें छोड़े दे और अगर आप अब नहीं माने तो हम आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। मीरा की बातों उस आदमी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोला हा तुम्हें क्या लगता है पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। कहते हुए वो सीरियस हो गया और बोला मैंने तुम्हें 1 साल का टाइम दिया था जो अब पूरा हो गया है, अब मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती तुम मुझसे शादी करोगी। 3 दिन बाद हमारी शादी है, फिर उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे बिस्तर पर। मीरा की आंखों में आंसू आ चुके थे। इससे पहले मीरा कुछ बोलती कॉल कट हो चुका था। मीरा वहीं किचन की फर्श पर बैठकर रोने लगी। मीरा खुद को लाचार समझ रही थी। मीरा रोते हुए खुद से बोली आखिर हमारे साथ ही ऐसा सब क्यों होता है, ना जाने किस जन्म की सजा हमें इस जन्म में मिल रही है। पहले पैदा होते ही माँ पापा ने हमें छोड़ दिया, पूरी जिंदगी हमें सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला।
मीरा की आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। मीरा इससे आगे कुछ भी बोल पाती तभी दोबारा से मीरा का फोन बजता है। अपने फोन की आवाज सुनते ही मीरा डर से अंदर तक कांप जाती है। मीरा अपने कांपते हाथों को फोन की तरफ बढ़ाती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। डरते हुए मीरा ने कॉलर आईडी देखी। इस बार भी किसी अनजान नंबर से कॉल आया था, लेकिन ये दूसरा नंबर था, जिसे देख मीरा डर से कांपने लगी थी। मीरा कुछ देर तक सोचने के बाद कॉल काट देती है। घुटनों में अपना सर छुपाकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी पैलेस में सोम परेशान होकर अपने फोन को देख रहा था। सोम अपने फोन को देखते हुए खुद से बोला, ये क्या, उसने मेरा कॉल क्यों काट दिया। सोम ये सोचकर अभी परेशान हो रहा था कि तभी कुछ सोचकर सोम किसी को कॉल करता है। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, यस सर। सोम अपनी कोल्ड आवाज में बोला, वहाँ की क्या खबर है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, वो ऑफिस से आने के बाद अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकली है और ना ही कोई उनके यहाँ गया है। जिस पर सोम बोला, ठीक है, कुछ भी मुझे बताना। इतना कहकर सोम कॉल काट देता है। सोम दोबारा से मीरा को कॉल लगाता है, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब सोम को मीरा की फिक्र होने लगी थी। सोम खुद से बोला, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, तुम ठीक तो होगी ना। सोम अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। वहीं मीरा रोते हुए किचन की फर्श पर ही सो गई थी। कुछ देर बाद मीरा की नींद डोरबेल की आवाज से खुलती है। मीरा अपनी आंखें मसलते हुए उठी, तभी उसकी नज़र उसके पर जाती है जो बंद पड़ा था। मीरा चलकर हॉल में गई और डरते हुए खुद से कहती है, इतनी रात को आखिर कौन आया होगा। तभी मीरा को उस अनजान आदमी के कॉल की याद आती है। इसके बारे में सोचते ही मीरा का चेहरा डर से काला पड़ गया था। आगे की कहानी में क्या होगा? क्या रूही और आदि की नोकाझोंक प्यार में बदल पाएगी? कि तीनों लड़कियों को रघुवंशी कॉर्पोरेशन में जॉब मिल पाएगी? मीरा को किस आदमी का कॉल आया था जिससे मीरा डर गई थी? और कौन मीरा को धमका रहा है? मीरा के घर में इतनी रात को कौन आया था?